स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो। इस वीडियो में मैं क्या करवाने वाला हूँ, PYQ सितंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन था CFS का, इसको लेकर मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर एक बार ये सॉल्व करवा दो आपके फॉर्मेट में तो मज़ा आ जाएगा। तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि इसमें एक आध दो नए एडजस्टमेंट आए थे। ठीक है, जो एडजस्टमेंट आपके मॉड्यूल में थे भी नहीं पहले, बट इन्होंने सीधा एग्जाम में पूछ लिए। अब सर इन लोग ऐसे कैसे कर सकते यार, CA फाइनल का पेपर है, इन लोग अपना 15-20 मार्क का नया क्वेश्चन पूछने का हमेशा बफर लेकर चलते हैं। ठीक है, बट डोंट वरी, मैं इसको आपको एकदम आसान तरीके से सॉल्व कराने का ट्राई करूंगा। इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, एक प्रेफरेंस वाला एडजस्टमेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो मैं आपको सब करवाऊंगा। ठीक है, सब कुछ एकदम डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। बट ये चालू करूं उसके पहले एक बात ध्यान रखना, आपके किताब में एक और पुराना क्वेश्चन है स्लीक लिमिटेड एंड हैमर लिमिटेड के नाम से। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है टेंशन मत लो, मैंने ये यूट्यूब पर डाल रखा है। ये PYQ नवंबर 23 का शायद क्वेश्चन है। ठीक है, और अपने किताब में ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर ये क्वेश्चन आप पहले करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है डिविडेंड को लेकर। ठीक है, वो अपन जब इंटर कंपनी के डिबेंचर को कैंसिल करते हैं उसको लेकर, तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आपको इस क्वेश्चन में भी मिलेगी। तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखा हुआ रहेगा तो बेटर, वो ये क्वेश्चन बिना देखे करोगे तो भी आपको समझ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। बट अगर वो स्लीक और हैमर वाला पहले करोगे ना, तो दिस क्वेश्चन विल बी लाइक अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, बट टेंशन मतलब मैं आज जब डिस्कस करूंगा तो आई विल डिस्कस इन प्योर डिटेल, डोंट वरी। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, जब मैं ये क्वेश्चन करवा दूं मेरे साथ साथ लिख कर करना। कभी कभी होता है ना अपन से रेफर करे टाइम कम है इसलिए वो अवॉइड करो, ये साथ में लिख के करो। मेरे एटलीस्ट स्क्रिबल कर लो बट लिख के जरूर करना। और एक बार मेरा पढ़ा के हो जाए उसके बाद भी एक बार सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना। करोगे ना? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन में जो डिविडेंड वाला चीज़ होता है ना, CFS में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि डिविडेंड में आईसीए ने कभी कुछ और किया है कभी कुछ और किया है। इस क्वेश्चन में एक समरी देने वाला डिविडेंड की, मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो शुरू करते फटाफट से, आ जाओ। नंबर 1, इसको LDR मार्क करना आप। हाँ, LDR मार्क करना। ठीक है, चलो क्या बोलते हैं सुनना। R लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ Z लिमिटेड। तो मैं मार्क कर लेता हूँ, R सब्सिडरी है, Z पेरेंट है। द रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट एज 31 मार्च 25 इज एज अंडर। ठीक है, अब Z और R का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ऑफकोर्स Z वाला बैलेंस शीट मतलब पेरेंट का बैलेंस शीट है, और R मतलब सब्सिडरी का बैलेंस शीट है। ठीक है, सिंपल। अब बैलेंस शीट में डेटा दिया हुआ है, PP, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, लाइबिलिटीज वगैरह दिया हुआ है। अब आना नोट्स टू अकाउंट्स में। शेयर कैपिटल में किसी भी क्वेश्चन में आज तक प्रेफरेंस शेयर नहीं आया था, यहाँ आ गया है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का एक ट्रीटमेंट होता है जो अपन डिस्कस करेंगे, इट इज़ अ वेरी गुड एडजस्टमेंट। ठीक है, तो मैं इसको पहले स्टार मार देता हूँ, करते करते समझा दूंगा आपको मैं क्वेश्चन। उसके बाद अदर इक्विटी में दो चीज़ है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स में दो चीज़ है। ठीक है, ट्रेड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, PP वगैरह है। इनटेंजिबल दिया हुआ है, इनटेंजिबल में गुडविल है, मतलब सब्सिडरी की बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल दिख रहा है। ठीक है, ऑफकोर्स पेरेंट के बैलेंस शीट में भी है, सब्सिडरी की SFS में ऑलरेडी गुडविल दिख रहा है। इसका भी एक एडजस्टमेंट है, इस पर भी मैं स्टार मार रहा हूँ। ठीक है, इसका भी कुछ करना है अपने को, बाद में बात करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, जेड एक्वायर्ड, अभी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जेड लिमिटेड ने कैसे एक्वायर किया। यस प्रमोद, आप बाद में करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जेड लिमिटेड एक्वायर्ड 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड। उसने 12 लाख आर का एक्वायर किया कभी, 1 अप्रैल 24 को। देखते कितना परसेंटेज आता है उससे। तो आर के शेयर कैपिटल देखना, इट इज 300 लैक्स रुपीज, 10 रुपए का शेयर है। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स है 30 लैक्स। कितना परसेंटेज आता है, 30 लैक्स में से आपके पास 12 लाख है, तो 12 लैक्स डिवाइड बाय 30 लैक्स इंटू 100। बताओ क्यूडीज, वेरी गुड, इट कम्स टू ओनली 40%। 40% से क्या कंट्रोल आता है आपके पास? बिल्कुल भी नहीं सर, 40% से कंट्रोल तो नहीं आता है सर आपके पास। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस दिन डेट ऑफ एक्वाइशन नहीं है ये। आगे फर्दर एक्वायर्ड 13,50,000। ओ, उसके बाद में और एक्वायर किया 13,50,000 ऑन 1 जनवरी 25। 13,50,000 मतलब कितना परसेंट स्टेक हुआ भाई? तो आप बोलो 13.5 लैक्स डिवाइड बाय 30 लाख शेयर्स इनटू 100, तो ये 45% होता है। ओ, 40 पहले, अभी 45, दोनों मिला के 85 हो गया, अब कंट्रोल आया, तो ये आपका डेट ऑफ एक्विजिशन बन जाता है। दिस बिकम्स अ डेट ऑफ एक्विजिशन, स्टेप एक्विजिशन जैसा हो गया।
ठीक है। अब किस दिन कितना एक्वायर किया था? एट अ कॉस्ट ऑफ, अच्छा आपको पता ना इस 40% को हम प्यार से क्या कहते हैं? इस 40% को हम प्यार से कहते हैं प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। इसको प्यार से हम कहते हैं प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट को हम पीसी में जोड़ते हैं, बट कौन से वैल्यू पे जोड़ते हैं? फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पे जोड़ते हैं। भले ही आपने प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट अप्रैल में खरीदा है, बट अप्रैल में आपने जिस वैल्यू में खरीदा उस वैल्यू पे पीसी में कंसिडर नहीं करते। पीसी में तो आज की फेयर वैल्यू पे, डेट ऑफ एक्विजिशन की फेयर वैल्यू पे कंसिडर करते हैं। अरे भाई ये क्वेश्चन तब देखना जब 103 110 पढ़ रखा है, ऐसे ना है देखो मोहे आता है ना। हाँ ठीक है। एट अ कॉस्ट ऑफ, अभी कॉस्ट दिया हुआ है कि आपने 1 अप्रैल वाला ये जो 40% है कितने में एक्वायर किया था, और जो ये 45% है ये आपने कितने में एक्वायर किया था, ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका बेसिकली पीसीवीसी में काम आ जाएगा भाई, स्टेप नंबर 1। अब वो कैसे कितना काम आएगा अपने को मालूम पड़ेगा, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ आर includes nominal value of 22.5 lakhs held by Z acquired on 1st April 24 at a cost of 54 lakhs। ठीक है, बोलता है जो R का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये 60 lakhs, बराबर, ये R का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। इसमें से 22.5 lakhs नॉमिनल वैल्यू जितना कौन होल्ड करता है? Z होल्ड करता है, पेरेंट होल्ड करता है। मतलब सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर्स कुछ हद तक पेरेंट होल्ड करता है, ये इंटर कंपनी बन जाता है एलिमिनेट कर देने का, ठीक है। पता है अपन स्लीक लिमिटेड और हैमर लिमिटेड में आपस के डिबेंचर के इन्वेस्टमेंट को एलिमिनेट करते थे। अब ये क्वेश्चन नहीं किया तो देख लेना भाई प्लीज। उसमें क्या होता था? डिबेंचर एलिमिनेट होता था कि डिबेंचर लाइबिलिटी नॉमिनल वैल्यू पे बाहर जाएगा, डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे बाहर जाएगा, डिफरेंस इज लॉस ऑन या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। सेम यहां करना है, सेम यहां करना है कि जो प्रेफरेंस शेयर पेरेंट होल्ड करता है सब्सिडरी के अंदर, तो पेरेंट का कॉस्ट कितना है? पेरेंट ने जब खरीदा है प्रेफरेंस शेयर तो 54 के कॉस्ट पे खरीदा, बराबर, तो प्रेफरेंस शेयर का इन्वेस्टमेंट पेरेंट के बुक से कॉस्ट पे बाहर जाएगा, बराबर। प्रेफरेंस की लाइबिलिटी या जो प्रेफरेंस इक्विटी में दिख रहा है वो नॉमिनल वैल्यू पे बाहर जाएगा। डिफरेंस इज योर गेन या लॉस ऑन कैंसिलेशन, जस्ट लाइक डिबेंचर कैंसिलेशन यू हैव टू कैंसिल द प्रेफरेंस शेयर। हाँ, प्रेफरेंस शेयर में एक और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, वो बाद में बात करूंगा, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलूंगा प्रेफरेंस शेयर कैंसिलेशन का एडजस्टमेंट आएगा। टेंशन मतलब मैं सब लिखा के दूंगा आपको, और जो भी गेन लॉस है वो अदर इक्विटी से एडजस्ट करते हैं अपन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसको स्टार मार लेना प्लीज, ये नया वाला पार्ट है, ठीक है। आगे, retained earnings of R had a credit balance of 45 lakhs on 1st April 24 and that of general reserve on that date was 30 lakhs। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, जनरल रिजर्व फर्स्ट डे पे कितना था? 30 lakhs, और ये रिटेन्ड अर्निंग्स 45 lakhs था। ये दोनों के प्री का अमाउंट है, बट ऑफकोर्स ये बैलेंस जो दे रखा है 1 अप्रैल का दे रखा है। अपना एक्वेशन डेट 1 अप्रैल नहीं है, अपना एक्वेशन डेट कभी है गाइस? अपना एक्वेशन डेट जनवरी था ना, जनवरी। तो यहाँ टाइम एडजस्टमेंट आएगा, 9 महीने का प्रॉफिट आपको पोस्ट से हटाकर प्री में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर विल बी टाइम एडजस्टमेंट हियर। तो ये तो सिंपल एडजस्टमेंट है, ये अपने को यूज कर लेंगे अपन। आगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, सुनना। आर लिमिटेड had paid a dividend at 12% on its paid up capital out of its retained earnings balance on 1st April। ठीक है, आर ने डिविडेंड पे किया है, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स में से 12% पे। कब पे किया है भाई? 1 अप्रैल 24 को। डिविडेंड का पेमेंट डेट कभी है, कहां से पे किया है वो छोड़ो, पेमेंट का डेट कभी है? 1 अप्रैल। दिल पे हाथ रख के बताओ, 1 अप्रैल को पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप था भी क्या? 1 अप्रैल को नहीं सर, 1 अप्रैल को तो हमसे 40% ही होल्ड कर रहे थे। पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप तो आया ही कब है? जैन में, और डिविडेंड की डेट उसके पहले की है, मतलब डिविडेंड की डेट इज बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो सर ऐसे केस में क्या होता है? मैं आपको बार बार बोल रहा था, एक क्वेश्चन था स्लीक एंड हैमर लिमिटेड, वो रिफर करके आना। वो PYQ नवंबर 23 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और अपने किताब के अंदर भी है, किताब में शायद क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे ख्याल से।
बराबर। तो ये डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब ये जो डिविडेंड है ये बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमने स्लीक और हैमर वाले क्वेश्चन में क्या था वो करना है। अब वो नहीं याद तो मैं याद दिलाऊंगा, बट आप बस ये ध्यान रखना कि डिविडेंड डेट इज बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन। डिविडेंड डेट इज बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन। तो पता है जब बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन होता है ना, तो चलो मैं जब सॉल्व कराऊंगा तब बताओगे, मैं बेटर बता पाऊंगा, तभी आपको बहुत अच्छा समझा पाऊंगा मैं। ठीक है, छोड़ दो। बोलता है द एंटायर डिविडेंड रिसीव बाय जेड इन अगस्त हैज बीन क्रेडिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग्स। बोलता है जो भी डिविडेंड जेड को मिला उसने रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दिया। सर जेड को कैसे डिविडेंड मिल गया? अरे 40% तो होल्ड करता ही था ना वो, तो वो डिविडेंड की बात कर रहा है, वो उसने रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिया। ठीक है, इसका करना क्या हम बात करेंगे, बट इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रेफरेंशियल और डिविडेंड दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सिंपल है। आगे बोलता है ऑन 1 अक्टूबर 24 मशीन ऑफ आर लिमिटेड वॉज ओवर वैल्यूड बाय 15 लैक्स। तो कोई चीज अगर ओवर वैल्यू होती है मतलब आपको उसको गिराना पड़ेगा, वी हैव टू, हमको गिराना पड़ेगा उसको सही वैल्यू पे लाने के लिए। तो आप एक फेयर वैल्यू लॉस बुक करोगे 15 लाख रुपए का, बराबर। एक प्रॉब्लम है, आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, उसमें हमको जो भी डेटा है वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे दिया होता था कि भाई डेट ऑफ एक्विजिशन पे गिरावट कितनी है। ये इन्होंने 1 अक्टूबर को दे दिया ये लोगों ने। ठीक है, क्या अपना डेट ऑफ एक्विजिशन कभी है? जनवरी है। अब कैसे करें इसको? भाई आया सिखा के जाएगा। देखो क्योंकि देना चाहिए था 1 जैन का, अब इन्होंने दे दिया 1 अक्टूबर का। मेरे को अक्टूबर का चाहिए ही नहीं, मेरे को तो जैन का चाहिए होता है। तो ये कैसे करेंगे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें तो तीसरा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट आ गया। मजा आ गया। टेंशन मतलब है सिंपल, करेंगे तो एकदम मक्खन निकलेगा ये, बट बता रहा हूं ये सब चीजें है। ठीक है, तो फॉर विच नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर टू बी मेड, और रेट दे रखा है 10% का। पहली चीज जो गेन लॉस है वो डेट ऑफ एक्विजिशन का नहीं है, वो कैसे निकालेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन का मैं सिखाता हूँ। सेकेंड चीज फेयर वैल्यू लॉस है, तो डेप्रीसिएशन में एक्सेस नहीं सेविंग्स आएगा, देयर विल बी सेविंग्स इन डेप्रीसिएशन। ठीक है, ध्यान रखना। फिर बोलता है बिल्स रिसीवेबल ऑफ जेड वर ड्रॉन अपॉन आर लिमिटेड। जेड के बिल्स रिसीवेबल वर ड्रॉन अपॉन आर लिमिटेड, बट इनका बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल मैच ही नहीं कर रहा है। ये बोलता है मुझे बिल्स रिसीवेबल 4 लाख का है, ये बोलता है मुझे बिल्स पेबल 7 लाख का है। अब ये कैसे, वो बता रखा है आउट ऑफ विच 3 लाख हैव बीन डिस्काउंटेड बाय बैंक। जो बिल्स बैंक से डिस्काउंट हो गए वो इंटर कंपनी नहीं होता है भाई, क्योंकि वो आपने बैंक से डिस्काउंट कर लिया है। तो इनके बीच का जो इंटर कंपनी है दैट विल ओनली बी 4 lakhs। 4 लाख यहां से माइनस करोगे और 4 लाख यहां से माइनस करोगे, इंटर कंपनी 4 लाख का ही बचेगा। फिर तुमको समझा ना, आउट ऑफ 7 लाख 3 लाख वॉज डिस्काउंटेड बाय बैंक, क्योंकि जेड ने उसको बैंक से डिस्काउंट कर दिया तो जेड का बिल्स रिसीवेबल गिर गया रहेगा, इसलिए वो गिर के 4 पे आ गया है। तो इंटर कंपनी 4 लाख का ही रहेगा, मैं लिख देता हूं इधर, इंटर कंपनी बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल 4 लाख, सिंपल। बस एडजस्टमेंट खत्म हो गए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन रुपीज विदाउट राउंडिंग ऑफ। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू प्रिपेयर इन रुपीज विदाउट राउंडिंग ऑफ। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब आप है ना ऐसे होते हैं ना 22.50 लैक्स, ऐसा मत करो, आप पूरे नंबर्स लो, आप सारे नंबर्स लो। अब इन्होंने क्या किया, जब बैलेंस शीट दिया तो रुपीज इन लैक्स दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट में होल नंबर दिया हुआ है, और क्लैरिफाई किया है कि आप राउंडिंग ऑफ वगैरह मत करना, मतलब आप होल नंबर में बैलेंस शीट बनाओ। देखो ये सब एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत रेलिवेंट होता है। तो जेड लिमिटेड की बनानी है एंड इट्स सब्सिडरी आर लिमिटेड विद द अजम्पशन दैट ग्रुप अडॉप्टेड फेयर वैल्यू मेथड टू मेजर एनसीआई। बोलता है एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड पे लाना है, एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑफ आर इज ₹14 पर शेयर। ओके, एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय जेड एंड एज ऑन 31 मार्च 25। इग्नोर टैक्सेशन एंड एडजस्टमेंट इफ एनी ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलता है प्रेफरेंस डिविडेंड का कुछ एडजस्टमेंट इग्नोर करना, वो सब मत करना। ठीक है, अब एनसीआई की फेयर वैल्यू निकालने के लिए अपने को 14 रुपये का वैल्यू दिया हुआ है। अब ये कैसे करेंगे, साथ साथ में करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट से प्लीज़। सबसे पहले आप बोल देना ये PYQ सितंबर 25 वाला क्वेश्चन है, PYQ सितंबर 25। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट कैसे करने का, हमेशा स्टेप्स फॉलो करने का। ठीक है, स्टेप्स वो है, ये स्टेप नहीं करो। सबसे पहले आप ऊपर लिख देना एक डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, ताकि आप क्लियर रहो कि मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल नहीं है, 1 जैन है, इट इज़ 1 जैन 2025। ठीक है, अब एक एक करके स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, पीसी ऑन
डेट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 1 Jan 25। ठीक है, अब आपने पीसी दो हिस्सों में पे किया, एक प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए और एक जो एग्जिस्टिंग आपने इसी दिन खरीदा उसके लिए। सबसे पहले जो आज ही खरीदा उसकी बात कर लेता हूँ। 45%, याद है ना, जो 13.5 लाख डिवाइड बाय कितना, 30 लाख शेयर्स, इससे अपने को आया था। इसके लिए कितना पीसी पे किया गाइस, जरा देखना। तो इसके लिए आपको क्लियरली पता है कि सेकंड वाला जो इन्वेस्टमेंट था उसके लिए मैंने 1,55,25,000 पे किया है। होल नंबर में लिख देना, 1,55,25,000। तो इतना अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट से भी एलिमिनेट हो जाएगा। अभी देखो इन्होंने जो क्वेश्चन में ना दिया हुआ है ना इन्वेस्टमेंट्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सॉरी जो पेरेंट का इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी में हो। यहाँ टोटल वैल्यू देगा 375, तो मैं बोलूँगा इसमें से मेरा 155.25 तो हट जाएगा, जो 45% का इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा रिमेनिंग 40% के लिए आपने कितना पे किया है भाई, जो 40% है ये आया था 12 lakhs डिवाइड बाय 30 lakhs। दिस वॉज लाइक अ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, दिस वॉज लाइक अ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। ये जब आपने 1 अप्रैल 24 को एक्वायर किया तो इनर कॉलम में लिखना आपने कितने में एक्वायर किया था। क्वेश्चन में दिया हुआ था मेरे ख्याल से 1,44 lakhs। यू एक्वायर्ड इट फॉर ये 1,44 lakhs, तो मैं लिखूंगा 1 करोड़ इतने में आपने एक्वायर किया। बट दिल पे हाथ रख के बताओ, जो दिल तुम किसी और को दे बैठे हो उस पे हाथ रख के बताना कि क्या तुम प्रीवियसली हेल्ड को इस दिन की वैल्यू पे रखोगे क्या, नहीं, तुम इसको आज की वैल्यू पे निकालोगे, बराबर। दैट इज द फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन दैट इज 31st नॉट 31st सॉरी 1 अप्रैल सॉरी 1 Jan 25। इस दिन की फेयर वैल्यू पे निकालना है आपको। बताओ क्या होगी फेयर वैल्यू। मुझे पायल ने आंसर किया, एक पायल ने बोला है 168 lakhs। ठीक है, बाकी लोग, ध्रुवी ने भी सेम आंसर किया है। एनी अदर आंसर? 2-3 तरीके इसको निकालने के। ठीक है, बताओ और कुछ आंसर है? चलो मैं भी करके दिखाता हूं कैसे होएगा, सुनना। सबसे पहले 2 तरीका निकालने का। आपके पास कितने शेयर्स है प्रीवियसली हेल्ड में, यू हैव 12 लाख शेयर्स इनटू, आपको पता है क्वेश्चन के लास्ट में एक फेयर वैल्यू दे रखी थी कि यार फेयर वैल्यू ऑफ आर, मतलब सब्सिडरी के शेयर्स की फेयर वैल्यू वाज ₹14 एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय जेड एंड ऑल्सो ऑन ईयर एंड। मतलब ये जो 14 रुपीज़ की वैल्यू है सब्सिडरी के शेयर्स की वैल्यू है ना, तो एक तरीका तो ये है कि आपके पास 12 लाख शेयर्स है इंटू ₹14 करो, सो यू विल गेट द वैल्यू 1,68 lakhs। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। देर इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव वे, देर इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव वे। आप बुद्धि लगा सकते हो ना सर, आपने आज ही के दिन पे 45% इतने में खरीदा है, तो 40% की वैल्यू क्या होगी। तो दैट इज ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव। मैं बोल सकता हूं मेरा 45% मैंने खरीदा है 1,55,25,000 में, तो मेरा 40% कितना, तो भाई निकालो। सो यू विल डू 40 इंटू 155,25 डिवाइड बाय 45, आपका आएगा 1,38 lakhs। सर आंसर तो अलग आ रहा है, अरे दोनों मेथड अलग है, दोनों तरीका अलग है, तो आंसर अलग ही आएगा ना यार। अब कौन सा कंसिडर करें, ICAIS परमिटेड बोथ। ठीक है, ICAI ने दोनों परमिट किया, ऑफकोर्स दोनों से आंसर अलग आएगा, पूरी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो ICAI ने जो मेन सोल्यूशन किया है वो ये करके सॉल्व किया है, बट नीचे नोट भी दिया हुआ है कि कोई बच्चा इसको 13.8 मान के भी कर सकता है। तो दोनों करेक्ट है, ऐसा नहीं कि आप राइट हो आप रॉन्ग हो या वाइस वर्सा, नहीं, दोनों करेक्ट है। मैं फिलहाल इसी के हिसाब से सॉल्व करूंगा, बट ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी कर सकते हो। इट इज राइट, डोंट वरी। क्लियर है? क्लियर है सर, चलो ठीक है। तो देखो आपके प्रीवियसली हेल्ड कितने वैल्यू पे था, 1,44 lakhs पे। इसकी फेयर वैल्यू डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, 1,68 lakhs। तो देयर विल बी अ गेन ना, देयर विल बी अ गेन ना।
गेन ऑन प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, कितने का गेन रहेगा? 144 से उठ के हो गया 168, तो आपका गेन आएगा 24 लाख का। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप 1,38,00,000 कंसिडर करते तो आपका लॉस आता है, लॉस। ठीक है, गेन हो या लॉस हो, ये पता है कहाँ जाता है? ये आपका एडजस्ट होएगा कंसो अदर इक्विटी के अंदर, ये आपका एडजस्ट होएगा कंसो अदर इक्विटी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरा पीसी कितना हुआ सर? मेरा पीसी कितना हुआ? सुनो, जो 40% के लिए था ये, इसको ए बोलना, और जो ये 168 था इसको बी बोलना। तो यार पीसी विल बी ए प्लस बी। ठीक है, पीसी विल बी ए प्लस बी। टोटल पीसी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू 1,55,25,000 प्लस 1,68,00,000। कितना पीसी आ रहा है भाई? 3,23,25,000 पीसी आ गया। 3,23,25,000। क्लियर? वापस से बता दूं, ये जो गेन है ये आपका अदर इक्विटी में जाएगा, और जो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है ना, ये इन्वेस्टमेंट से कम हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब अपन इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करेंगे ना यार, तो जैसे मैंने ये 155 एलिमिनेट किया था, 155.25, अब वैसे मैं प्रीवियसली हेल्ड का भी तो इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करूंगा बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट में विच वैल्यू शुड आई एलिमिनेट? शुड आई एलिमिनेट 168 या शुड आई एलिमिनेट 144? मैंने स्लीक और हैमर वाले क्वेश्चन में करवाया था, इसलिए मैं बार बार उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। प्रीवियसली हेल्ड वाले केस में आपके बैलेंस शीट में तो वो कॉस्ट के हिसाब से रहता है, तो आप एलिमिनेट तो यही करोगे 1.44। ये जैसा ये एलिमिनेट मत कर देना। अरे अगर फेयर वैल्यू पे होता तो बात ही क्या थी? फेयर वैल्यू पे नहीं है तभी तो मैं निकाला हूं ना फेयर वैल्यू। तो आप एलिमिनेट 144 ही करोगे, जो एक्स्ट्रा है 24 लैक्स वो तो आपका गेन है, वो अदर इक्विटी में जाएगा। तो व्हेन आई एलिमिनेट, मैं यहां से एलिमिनेट करूंगा 144 लैक्स 40% के लिए। ध्यान रखना। वेरी गुड, मैं प्राउड हूं ये देखकर कि काफी सारे लोगों ने चैट बॉक्स में 144 ही आंसर किया। ग्रेट जॉब। ठीक है क्या? परफेक्ट। तो आपका ये 155 एलिमिनेट होएगा इन्वेस्टमेंट से, ये एलिमिनेट होएगा इन्वेस्टमेंट से, और गेन बुक होएगा अदर इक्विटी में। खत्म कहानी। ठीक है, पीसी अपने को मिल गया। देखो नॉर्मली पीसी कभी कभी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को देखकर मिल जाता है, बट यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ निकालना पड़ा अपने को। तो स्टेप नंबर 1 वॉज इंपॉर्टेंट, हो गया ये वाला पार्ट। अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 शांति से करने का, घाई नहीं करने का भाई। ठीक है, INA ऑफ सब्सिडी दैट इज आर लिमिटेड। इसमें दो चीज आती है। सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ आर लिमिटेड। कितना रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल आर लिमिटेड का? सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लेना। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 300। डोंट टेक प्रेफरेंस, टेक ओनली इक्विटी 300 बी। फिर आप लोगे अदर इक्विटी, अभी जगह नहीं है तो नीचे लिख लेता हूं। अदर इक्विटी ऑफ आर लिमिटेड, इसमें दो कॉलम बना लेंगे, प्री पोस्ट। पहले ही लिखना प्री में कब तक का बैलेंस आना चाहिए? 1 Jan 25 तक का आना चाहिए। पोस्ट में आपका 1 Jan 25 से लेकर 31 March 25 का आना चाहिए। मतलब पोस्ट में सिर्फ 3 महीने आने चाहिए। ठीक है, अब अपने पास जो बैलेंस है वो 1 April 24 का है, दे रखा है, मैं लिख रहा हूं 1 April 24 ओपनिंग बैलेंस कितना है, इधर मैंने लिख रखा है। वैसे जनरल रिजर्व का प्री में 30 लैक्स लिखना, जनरल रिजर्व 30 लैक्स। तो 75 में से अगर 30 प्री है तो पोस्ट में कितना जाएगा? 45। अच्छा, फिर है रिटेन्ड अर्निंग्स, कितना प्री है? 45 प्री है, तो पोस्ट में जाएगा 105 लैक्स। बराबर। कशिश यार एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ टाइम एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, बट टाइम एडजस्टमेंट के पहले एक चीज और होती है, डिविडेंड। सर बट डिविडेंड की डेट ऑफ एक्विजिशन तो पहले की थी ना, इट वाज बिफोर, तो फिर वो आएगा क्या? आएगा, अभी भी आएगा। तो करना ऐड बैक,
डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी, जो भी सब्सिडरी का शेयर कैपिटल है उसका 12%। अरे मैं एक गलती क्या कर रहा हूँ, मेरे को पूरा अमाउंट लिखना चाहिए ना यार, अपन कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं ना वो चीज़। 1 2 3 पूरा पूरा लिखो यार, ताकि बाद में लफड़ी नहीं मांगता है अपने को। ठीक है, क्या फिर एग्जाम में ये सब चीज़ में प्रॉब्लम होती है, क्लास में अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, हाँ अभी डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी, कोई मुझे अमाउंट बताएगा क्या यार, बताओ ना यार, कितना है डिविडेंड का अमाउंट? 300 लैक्स इंटू 12%, मेरे ख्याल से 36 लैक्स आएगा। अब मैं कहाँ लिखूँ भाई, जब आप डिविडेंड रिवर्स कर रहे हो, आप रिवर्स तो पोस्ट से ही करना। ठीक है, लेकिन सर डिविडेंड तो डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का है। अरे भाई अभी हम जहाँ खड़े ना पोस्ट में, अभी अब तक हमने टाइम एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो करंट 12 महीने में जो भी हुआ है वो सब ट्रांजैक्शन पोस्ट के अंदर ही पड़े। तो आप हमेशा रिवर्स तो पोस्ट से ही करना, प्री से मत रिवर्स कर देना ये डे जैसा। वो डेट का क्या रेलिवेंस है कि वो डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले क्या हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, उसका क्या करना है मैं बताऊंगा। रिवर्स तो आप पोस्ट से ही करोगे, प्री से मत करना रिवर्स। ठीक है, ठीक है सर। आगे कितना हो जाएगा अभी ये, इधर आपका आ जाएगा 75 लैक्स और इधर 4515, और ये आपका हो जाएगा 1 करोड़ 86 लैक्स, 1 करोड़ 86 लैक्स। ठीक है, अब आप करना एड लेस टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट कितने समय का करोगे? 9 महीने का। देखो 9 महीना क्यों करेंगे सर, मैं बोलूँ प्री में 1 जैन तक का बैलेंस चाहिए, अभी तो आप अप्रैल पे खड़ो, तो अप्रैल से जैन पे जाना पड़ेगा, तो 9 महीने का टाइम एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा 1 करोड़ 86 लैक्स इंटू 9/12 कितना आ रहा है? 139.5 आ रहा है क्या? तो मैं बोलूँगा 1 करोड़ 39,50,000 प्री में ऐड, एंड 1 करोड़ 39,50,000 पोस्ट से लेस। प्री में ऐड उतना और पोस्ट से लेस उतना। ठीक है, चलो ध्यान रखना, इसका निकाल लो बैलेंस पहले। ये आपका हो जाएगा 2 करोड़ 14,50,000, और ये आपका हो जाएगा 46,50,000, 46,50,000। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। नॉर्मली हम अभी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं, बट अब यहां से हम लेस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बेसिकली डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन है, यहां से क्यों लेस करेंगे? स्लीक और हैमर वाले क्वेश्चन में करवाया था, आपको नहीं याद आ रहा ना, मैं बार बार उसका रेफरेंस दे रहा हूं, मैं खोल के दिखाता हूं आपको, इधर आओ। जब मैंने स्लीक और हैमर वाला क्वेश्चन करवाया था आप लोग को, तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट देना मेरे को। हाँ ये देखो, ये अगर किताब का चाहिए तो किताब का क्वेश्चन नंबर 10 है अपने। ठीक है, अपने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, ये देखो डिविडेंड पेड, मैंने एक ही क्वेश्चन में मैंने प्री से लेस करवाया है उसको। नॉर्मली हम क्या करते, नॉर्मली हम पोस्ट में एड बैक करते और पेरेंट और एनसीआई के रिस्पेक्टिव शेयर से लेस करते। याद है क्या, पेरेंट का जितना कंसो अदर इक्विटी से लेस होता है, एनसीआई का जितना वो एनसीआई में से लेस होता है। बट इस क्वेश्चन में मैंने प्री से लेस करवाया था, बराबर। सिमिलर ट्रीटमेंट मैं आपको इस क्वेश्चन में सजेस्ट कर रहा हूँ कि यार यहाँ भी आपको कहाँ से लेस करना है, प्री से लेस करना है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर क्या दोगले आदमी हो आप, कभी आप कुछ और सिखाते हो, कभी आप कुछ और सिखाते हो, ये तो कंफ्यूजन है ना, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? देखो ऐड तो हर केस में पोस्ट में करना है, ऐड समझ गए सर, ऐड हम याद कर लेंगे, पोस्ट में करना है। बट एक केस में आप बोलते हो जाके पेरेंट और एनसीआई से लेस करो, एक केस में आप आके बोलते हो यहां से लेस करो, ये हम कैसे याद करें? मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं।
मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं नीचे आके एक बॉक्स बना रहा हूँ। आप भी वो पेज छोड़ देना पूरा पूरा और नीचे आके एक बॉक्स बनाना। अभी पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मजा आ जाएगा आप लोग को। आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया। सुनना, एग्जाम में डिविडेंड के ट्रीटमेंट का समरी, डिविडेंड ट्रीटमेंट समरी, पता है किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअली ये जो डिविडेंड ट्रीटमेंट मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा एम्बिग्युअस है फ्रॉम आईसीएस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बट मैं बता रहा हूँ आईसीएस ने अपने क्वेश्चन में क्या कर रखा है। ठीक है, सुनना, आप क्या करना, डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट देखना, डिविडेंड डिक्लेयर डेट। अगर डिविडेंड डिक्लेयर की जो डेट है इट इज आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, तो पता है क्या करने का? स्टेप नंबर 2 के आईएनए में पोस्ट है पूरा ऐड बैक करने का। स्टेप नंबर 2 पोस्ट में 100% ऐड बैक, और फिर जो हम करते थे लेस करने का रिस्पेक्टिव पेरेंट का शेयर, पेरेंट शेयर लेस फ्रॉम कंसो अदर इक्विटी और एनसीआई शेयर लेस फ्रॉम स्टेप 3। मतलब अगर डिविडेंड डिक्लेयर डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हुआ है तो जो हमने सीखा वही, लेकिन अगर डिविडेंड डिक्लेरेशन की डेट इज बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन, जैसे इस क्वेश्चन में था, जैसे हैमर वाले क्वेश्चन में था, हैमर लिमिटेड और स्लीक वाले क्वेश्चन में एक्चुअली डेट ऑफ डिक्लेयरिंग मेंशन नहीं है, बट उसमें अज्यूम किया है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर ऐसा है तो पहला प्रोसीजर तो सेम है, स्टेप नंबर 2 पोस्ट में 100% एड बैक करने का, और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में से ही प्री से 100% लेस कर देने का। आज के बाद डिविडेंड के एडजस्टमेंट में सीएफएस में क्या करना है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं वापस बता दूं, रियल में डेट ऑफ डिक्लेरेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता है ऑन द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कुछ और होता है कि डिपेंड करता है कि आपने कौन से रिजर्व में से डिविडेंड भरा है। बट ये समरी मैंने आईसीआई के जितने भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से दिया हुआ है। आज के बाद डिविडेंड के क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए उसमें आपको लफड़ा नहीं होना चाहिए। मैं वापस रिपीट कर दूं, आप डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड देखना। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले, तो पोस्ट में एड बैक करना, टाइम एडजस्टमेंट करना और प्री से लेस कर देना। लेकिन अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद, तो आप पोस्ट में एड बैक करना, और जो नॉर्मल अपन ने सीखा है कि पेरेंट का शेयर कंसो अदर इक्विटी से लेस करने का, एनसीआई का शेयर एनसीआई में से लेस करने का, वो फॉलो करने का। डिविडेंड के ट्रीटमेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होना चाहिए। ये एज पर आईसीआई आपको ये करना है। अच्छा सर, डेट ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड मिसिंग है तो अजम्पशन लेना और अजम्पशन को लिख कर आना किताब इसके सोल्यूशन में कि मैं आप क्या अजम्पशन ले रहे हो, ये ले रहे हो कि ये ले रहे हो। सर कौन सा अजम्पशन लेना चाहिए, इट डिपेंड्स क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग कैसी है। मान लो क्वेश्चन में डेट ऑफ एक्विजिशन डे 1 पे ही था, फर्स्ट डे पे एक्वायर कर लिया, तो फिर आप मान लेना भाई डिविडेंड बाद में डिक्लेयर हुआ रहेगा डेट ऑफ एक्विजिशन के। अगर आपने एक्विजिशन डेट साल के बीच में किधर है या ईयर एंड के टुवर्ड्स है, तो आप ये अजम्पशन ले सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन फ्रेमिंग। मतलब डिविडेंड का ट्रीटमेंट डिक्लेयर्स ऑन द डेट ऑफ डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में, अब मैं समराइज करता हूं। देखो अभी इस क्वेश्चन में डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ है, 1 अप्रैल को। अपने पास उस दिन 40% स्टेक था, बट कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल नहीं था तो अपने डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं बोलते उसको। तो जब कंट्रोल नहीं था आपके पास तो किस्सा ही खत्म हो गया ना, डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन। ये ट्रीटमेंट करना है आपको, ये वाला। बहुत समराइज करा दिया मेरे ख्याल से, काफ़ी है इतना। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब तो क्या करना है, प्री वाला लेस करना है, यहाँ से जितना था पूरा पूरा लेस कर देना। डिविडेंड वाला कहानी किस्सा ही खत्म हो गया अभी अपना, ठीक है। तो मैं पूरा प्री से लेस करूंगा, बोलूंगा लेस 36 लैक्स, ठीक है। निकाल लो बैलेंस, ऐसा बार बार निकालने की जरूरत नहीं है बैलेंस, बट मैं निकाल लो, मेरी आदत है इसलिए। 1,78,50,000 और ये रहेगा 46,50,000, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, अपन करते हैं ना फेयर वैल्यू गेन लॉस, तो मैं बोलूँगा ऐड लेस फेयर वैल्यू गेन लॉस। करो प्लीज़। हाँ,
अभी लिखना एड लेस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब ये कैसे करना है सुनना। सबसे पहले अपने पास है ओवर वैल्यूड था अपना असेट, तो देयर इज अ फेयर वैल्यू लॉस। ठीक है, अब ये देखना बड़ा सिंपल है, मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इसकी। तो लेस करना फेयर वैल्यू लॉस, बट ये लॉस कब का है? इट इज ऑन 1 अक्टूबर 24। एक बार लेस कर लो 15 लाख। ठीक है, अब इस पे नॉर्मली आता है सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इधर ही मैं करके दिखा रहा हूं। फेयर वैल्यू लॉस ऑन 1 अक्टूबर 24 15 लाख है। ठीक है, अब इस पे आपको आता है सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो आप 6 महीने का सेविंग्स निकालो जरा, कितना आता है? तो 10% की क्वेश्चन में रेट दी हुई है आपको WDV बेसिस पे, तो आप बोलने का 15 lakhs इंटू 10% इंटू 6/12, जरा निकालो तो सही। 15 लाख इंटू 10% डिवाइड बाय 2, 75,000। तो नॉर्मली हमारी आदत क्या होती है कि ये जो भी सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन है हम पोस्ट में जाके लिख देते, वी राइट इन द पोस्ट, बट यहाँ ऐसे मत करो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बीच में डेट ऑफ एक्विजिशन है। आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअली अक्टूबर नहीं है, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जैन है। तो इसका एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ सुनना। अक्टूबर से लेकर जैन तक का जो 3 महीने का डेप्रिसिएशन का सेविंग्स है वो प्री में लिखो, और जैन से लेकर मार्च तक जो सेविंग्स है वो पोस्ट में लिखो। वापस से देखो, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा सकता हूँ ये चीज़। ये 6 महीने में से 3 महीना प्री में फॉल कर रहा है, तो उसकी सेविंग्स प्री में लिखो, और इसमें से 3 महीना पोस्ट में फॉल कर रहा है, तो उसका सेविंग्स पोस्ट में लिखो। एकदम सिंपल, एकदम सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसका मतलब मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन मान लो 1 जैन 25 है, बराबर मेरे को फेयर वैल्यू लॉस दे रखा है 1 अक्टूबर 24 का 15 लाख। तो जब मैंने इसके ऊपर सेविंग्स निकाला तो मेरा सेविंग्स आया 75,000। कुछ नहीं, ये प्री का 3 महीना है, ये पोस्ट का 3 महीना है, बांट दो। 75 में से 75,000 6 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा? 37,500। वो प्री में लिखो, 37,500 पोस्ट में लिखो। तो इससे पता है हुआ क्या, आप जब ये करोगे ना तो नेट में आपका फेयर वैल्यू लॉस 1 जैन का आ जाएगा। अरे सर ऐसे कैसे आ जाएगा? क्योंकि आपने फेयर वैल्यू लॉस अक्टूबर का लिखा और 3 महीने का डेप्रीसिएशन भी प्री में लिख दिया, तो फेयर वैल्यू गेन लॉस नेट में आपको जैन का मिल जाएगा। वापस से, आपने फेयर वैल्यू लॉस अक्टूबर का लिखा बराबर, और 3 महीने का क्या लिख दिया? डेप्रीसिएशन भी प्री में लिख दिया, सेविंग्स। तो नेट में आपको 1 जैन का बैलेंस मिल जाएगा ना मामू। ये समझा गया? पक्का समझा? तो ये डेप्रीसिएशन वाला एडजस्टमेंट था, सॉरी डेप्रीसिएशन नहीं, इसको मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बोल देता हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं सेविंग्स ऐड होता है, तो लिखना ऐड सेविंग्स इन डेप्रीसिएशन। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ढंग से लिखो। 1 अक्टूबर 24 टू 31 दिसंबर 24, ये प्री में जाएगा 37,500, और 1 जैन 25 टू 31 मार्च 25, ये पोस्ट में जाएगा 37,500। सेविंग्स है तो ऐड करना, लेस मत कर देना डेप्रिसिएशन के नाम का, सेविंग्स है तो इसलिए ऐड होएगा वो। तो भाई भयंकर क्वेश्चन है ना ये, सोचो एग्जाम में आया था, पता नहीं वो करता है। देखो आईसीआई के पास इतना बफर तो है, 15-20 मार्क का बफर रहता है, वो पूछता है ट्रिकी। अब उसमें तुम रोने का नहीं कि अरे ऐसा कैसा पूछ लिया, भाई बाकी पेपर इसी था ना, उसमें स्कोर करो। इसमें कौन सा फुल लाने का अपने को? 14 मार्क का क्वेश्चन है, जो चीज़ें तुमको आती है थोड़ी बहुत, 14 में से 6-7 तो लाओ, बाकी बाजू में स्कोर करो ना। तुमको थोड़ी ना 100 में 100 चाहिए। अगर किसी का एम 90+ भी है तो ऐसे क्वेश्चन में आपके मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे, जो आता है उसमें पूरा स्कोर करना है आपको। तुम समझ रहे हो? ठीक है, एनीवेज अपन आगे बढ़ जाते हैं। ये अपना डेप्रिसिएशन वाला पार्ट हो गया। क्या और कोई एडजस्टमेंट आता है क्या इसके अंदर? नहीं। अब आपको आईएनए मिल जाएगा, प्लीज़ कंप्लीट करो ना। इसमें से 15 माइनस करो और 37,500 ऐड करो, कितना होएगा भाई ये? वेरी गुड, 1 करोड़ 68 लाख, सॉरी 63 आ रहे हैं क्या? ओके, 1 करोड़ 63,87,500, और इधर ओके 4
46,87,500 बराबर है ना? यस। तो ये अपना INA में चला जाएगा, तो आप प्लीज़ निकाल लो टोटल INA। ये हैबिट रखा करो, इट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ आर लिमिटेड प्लस प्री वाला अदर इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल था 300 लाख प्लस 163,87,500, that will give me 463,87,500। 68 आ रहा है, 63 आ रहा है, 63 आ रहा है ना? एक बार चेक करो। हाँ भाई, हाँ 63 आएगा मेरे ख्याल से। और इधर ये बटेगा 2 लोग में, पेरेंट कितना परसेंट है? 85%। पेरेंट मतलब कौन सा? जेड लिमिटेड। और एक NCI 15%। करो जेड लिमिटेड में 39,84,375 और यहाँ 7,03,125। 39,84,375 और 7,03,125। देव, थैंक यू फॉर द आंसर, परफेक्ट। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस। ये लिख लेना, बाकी है तो चलो। अब इजी इजी काम है सब अपने। स्टेप नंबर 3, NCI। सबसे पहले आप NCI निकालोगे ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। पता है क्वेश्चन में बोला था फेयर वैल्यू मेथड फॉलो करना है और उसके लिए 14 रुपये का फेयर वैल्यू भी दे रखा है। बट NCI के पास शेयर्स कितने? 15% शेयर्स है NCI के पास, सब्सिडरी के 15% शेयर्स है। तो मैं ऐसा बोलूँगा 30 लाख शेयर्स के 15% NCI के पास है, मतलब NCI के पास है 4,50,000 शेयर्स और हर एक शेयर का वैल्यू क्वेश्चन में ₹14 इज गिवन, विच विल गिव मी हाउ मच? 4,50,000 इंटू 14, 63 लैक्स। 63 लैक्स आएगा। ओके, खुश? चलो बी ऑन ईयर एंड। अब NCI ऑन ईयर एंड कितना रहेगा? एक तो आप ओपनिंग लिखना, ओपनिंग कितना है? 63 लैक्स प्लस फिर आप ऐड करोगे, कितना ऐड करेंगे? जो भी NCI के पोस्ट वाला हिस्सा है, पोस्ट वाला हिस्सा कितना है भाई? निकाला ना, 703125, 703125। इसमें ना अभी टोटल मत मारना, इसमें एक और चीज़ आती है, मैं वो बाद में बात करूंगा, अभी मत लिखना कुछ। अभी एक जगह एक लाइन छोड़ देना। अरे सर डिविडेंड लेस नहीं करेंगे? डिविडेंड लेस मत करना, क्या बताया था? जो डिविडेंड डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का वो यहां से लेस नहीं होता है, वो प्री से हो गया लेस। समझा मैंने क्या बोला? यस सर। चलो एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, यहां एक और चीज आएगी, बाद में बताऊंगा, ठीक है? अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, दैट इज गुडविल स्लैश GBP। अब कुछ नहीं, 10 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अभी। सबसे पहले PC 85% के लिए वी हैव पेड 3,23,25,000, स्टेप 1 में निकाला था, प्लस ऐड करना है NCI 15% के लिए। अब डेट ऑफ एक्विजिशन वाला ऐड करना, ये ऐसा ईयर एंड का मत ऐड कर देना, दैट इज 63 लैक्स। लेस करोगे INA 100%। अब INA हमने स्टेप 2 में निकाल रखा है, 4,63,87,500 बराबर। क्या आ रहा है जरा देखना, मेरे ख्याल से GBP आना चाहिए। वेरी गुड आंसर। कितना GBP आ रहा है? 77,62,500। ये हम कंसो अदर इक्विटी में ऐड कर देंगे, ये हम क्या कर देंगे? कंसो अदर इक्विटी में ऐड कर देंगे, ठीक है? अब इसमें एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है। ऑल्टरनेटिव तरीका क्या? सुनना जरा प्लीज। दीज टू अमाउंट्स रिमेन द सेम, ठीक है? दीज टू अमाउंट्स रिमेन द सेम, लेकिन जब मैं INA लिखूंगा तो मतलब दोनों सही है वैसे, जो बता रहा हूँ अभी सेकंड बता रहा हूँ वो भी सही है, ये भी सही है। इन्होंने बोलता है जब INA लिखोगे तो गुडविल GBP तो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए ना, गुडविल या GBP तो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। तो INA से
सब्सिडरी का गुडविल जो बैलेंस शीट में हटा दो, लेट इट कम लाइक अ बैलेंसिंग फिगर। वापस से आईएनए में जो सब्सिडरी का गुडविल है हटा दो, लेट इट कम लाइक अ बैलेंसिंग फिगर। तो द ऑल्टरनेटिव वे इज, आप जब आईएनए कंसिडर करोगे तो मैं बोलूंगा लेस आईएनए, बट ये लेना एक्सक्लूडिंग ओल्ड गुडविल। सब्सिडरी का जो ओल्ड गुडविल है, आईएनए सब्सिडरी का है ना, तो उसमें से सब्सिडरी का ओल्ड गुडविल हटा के लेना। तो अगर इसमें से आप 45 लाख का गुडविल हटा देते हो, मैं लिखता हूं इधर 463 87,500 माइनस 45 लैक्स करोगे तो आपका आएगा आईएनए 463 87,500 माइनस 45 लैक्स, इट विल कम टू 41,887,500। तो इससे आपका जीबीपी चेंज हो जाएगा। योर जीबीपी विल कम टू हाउ मच? 32,62,500 32,62,500। अब आईसीआई ने दोनों तरीका दे रखा है, आईसीआई ने ये वाला भी किया है और ऑल्टरनेटिव बोला ये भी आप कर सकते हो, दोनों सही है। सर फर्क क्या पड़ेगा? देखो, अगर आप ये वाला तरीका फॉलो करोगे ना तो आपके बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा 45 लैक्स का और नीचे आके जीबीपी दिखेगा 77,62,500 का। आप खुद समझने का ट्राई करना, वो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। बट जब आप ये वाला तरीका फॉलो करोगे आपके बैलेंस शीट में सिर्फ जीबीपी दिखेगा, गुडविल नहीं दिखेगा। गुडविल आपका हट जाएगा, मतलब जो सब्सिडी वाला गुडविल है वो हट जाएगा। ये दिखेगा 32,62,500। अरे बात तो एक ही है, नेट में तो उतना ही हो गया ना भाई, लॉजिकल सी बात बोलता है वो। अब आईसीआई ने कौन सा वाला फॉलो किया है? आईसीआई ने सेकंड वाला फॉलो किया व्हाइल गिविंग द मेन सोल्यूशन। मेन सोल्यूशन में ये वाला फॉलो किया, उसके बाद ऑल्टरनेटिव भी बताया, तो दोनों करेक्ट है। रोना धोना मत करना कि सर मैंने ये, मेरे को कैसे स्ट्राइक होएगा ये, अरे नहीं होएगा तो ये कर बेटा, राइट मिलेगा तेरे को, टेंशन क्यों लेता है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो आप चाहिए तो ये भी एक समरी डाल के देख सकते हो कि भाई फर्क क्या पड़ता, फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। एनीवेज चलो, तो या प्लीज मैं अभी जो वर्किंग करूंगा इसके हिसाब से करूंगा फिर, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। स्टेप कौन सा हो गया? 4 होगा। गुडविल को इंपेयरमेंट तो नहीं है वैसे भी, और इंपेयरमेंट का गुडविल ही नहीं, तो इंपेयरमेंट की बात क्या करेंगे इन लोग। स्टेप 5 कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे पेरेंट का जो भी अदर इक्विटी है। पेरेंट के अदर इक्विटी में अपने पास है क्या क्या है अपने पास गाइस? जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व आपके पास है 120 लैक्स का, रिटेन्ड अर्निंग्स अपने पास है 195 लैक्स की। ऐड करेंगे जो भी पोस्ट का हिस्सा है वो सब्सिडरी के, इसमें पोस्ट का हिस्सा है ना अपना, कितना था पोस्ट का हिस्सा? 39,84,375 39,84,375। और कितना अपने पास? डिविडेंड वगैरह लेस करूँ क्या? ए लेस मत कर देना डिविडेंड ये जैसा, ठीक है। एक चीज आप भूलोगे, दैट इज फेयर वैल्यू गेन ऑन प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट। अरे हाँ सर, वो था ना अपन ने स्टार्टिंग में लिख रखा था 24 लैक्स का, या भूल जाओगे? ये वाला कहाँ निकाला था अपन ने? ये 24 लैक्स का, ये भूल जाओगे आप, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब आप कुछ भी चीज़ अगर भूल रहे हो ना, आपको लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो हमेशा बैलेंस शीट सॉरी क्वेश्चन एक बार रेफर कर लिया करो, क्वेश्चन में कुछ रह तो नहीं गया ना। चलो तो क्वेश्चन अपन स्टार्टिंग से गो थ्रू करते फटाफट से। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब ठीक है। हाँ एक प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट याद आ रहा है मेरे को, कुछ तो था, देखते। सबसे पहला एडजस्टमेंट था ये, जिसमें अपने को दे रखा था डेटा, मैंने कंसिडर कर लिया। हाँ किसी ने बोला, कशिश ने बोला सर जीबीपी भी लिख दो, जीबीपी भी लिखेंगे, वेरी गुड पॉइंट। ये अब मैं इस पे आ रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ आर इंक्लूड्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ 22.5 held by Z acquired on 1st April 24 at a cost of 54 lakhs। तो प्रेफरेंस शेयर कैंसिलेशन, थोड़ा 4-5 लाइन छोड़ना, 4-5 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिलेशन।
अच्छा, अगर आपने थोड़ा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रखा है ना, तो प्रेफरेंस शेयर फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी भी हो सकता है। ये कौन सा प्रेफरेंस शेयर है? बैलेंस शीट में देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी वाले कॉलम में दिखा रखा है, इफ़ यू सी नॉट हियर। हाँ, बैलेंस शीट में इफ़ यू सी प्रेफरेंस शेयर इक्विटी वाले में, शेयर कैपिटल में दिखा रखा है, तो ये इक्विटी वाला प्रेफरेंस शेयर है। इसमें अजम्पशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी वाला होता तो लाइबिलिटी में दिखाता है इसको। तो क्या फ़र्क पड़ेगा सर? इससे फ़र्क पड़ेगा, बताता हूँ। तो मैं ब्रैकेट में बोलूँगा क्लासिफाइड एज इक्विटी, क्लासिफाइड एज इक्विटी। तो उसमें आप ऐसे दो पार्ट में बांटना। पहला, हेल्ड बाय पेरेंट, हेल्ड बाय पेरेंट, इसका करना होता है कैंसलेशन, इसका करना होता है कैंसलेशन। कैसे कैंसिल करोगे? सिंपल है, प्रेफरेंस शेयर्स इन्वेस्टमेंट ये हटेगा। सॉरी, अपन एंट्री मान लेते ना डायरेक्टली, मैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में दिखा देता हूं। प्रेफरेंस शेयर की जो लाइबिलिटी है वो एलिमिनेट होएगी, तो डेबिट करेंगे। ये एलिमिनेट नॉमिनल वैल्यू पे करना। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर का जो इन्वेस्टमेंट है ये भी एलिमिनेट होएगा, ये एलिमिनेट कॉस्ट पे करना, ये एलिमिनेट कॉस्ट पे करना। डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कंसो अदर इक्विटी। तो इसकी नॉमिनल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 22,50,000 बराबर, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ था 54 लैक्स। डेबिट साइड में आपको फर्क आ जाएगा, दिस इज लॉस ऑन कैंसलेशन, कितना आ रहा है? 31,50,000। ये आपका कंसो अदर इक्विटी से एडजस्ट होना चाहिए, पहला। तो इसका इफेक्ट पता है क्या क्या रहेगा? अगर मैं बैलेंस शीट में दिखाऊं, आपकी लाइबिलिटी 22.5 से कम हो जाएगी। मैं दिखा देता हूं इधर, ये जो है मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ इसको। 60 में से 22.5 मेरा लाइबिलिटी कम होएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट भी कम होएगा। अब प्रेफरेंस शेयर का इन्वेस्टमेंट कहाँ दिख रहा होगा? यहीं दिख रहा होगा। तो इन्वेस्टमेंट 54 लैक्स पे कम होगा, लाइबिलिटी 22.5 पे कम होएगा, इन्वेस्टमेंट 54 पे कम होएगा। समझा डिफरेंस? लॉस ऑन कैंसलेशन ये। अच्छा, अब प्रेफरेंस शेयर्स टोटल कितने के थे? प्रेफरेंस शेयर्स टोटल 60 लैक्स के थे। प्रेफरेंस शेयर ऑफ सब्सिडरी ऑफ आर लिमिटेड 60 था ना भाई? कैसे मालूम सर? ये रहा ना, 60 था पहले टोटल। 60 में से 22.5 अपने पास थे, कैंसिल कर दिए। बैलेंस प्रेफरेंस शेयर्स किसके पास होंगे? आउटसाइड पार्टी के पास, उसको बोलते हैं एनसीआई। बैलेंस प्रेफरेंस शेयर्स एनसीआई के पास होंगे, हेल्ड बाय एनसीआई। कितना? नॉमिनल वैल्यू के। तो 60 में से 22.5 अपने पास थे, तो 37,50,000 एनसीआई के पास होंगे। पता है क्या करना है इसको? ऐड टू एनसीआई। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट है, ये मॉड्यूल में था ही नहीं, ये मॉड्यूल में थियरी में भी नहीं था, मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन में भी नहीं था। So this was a new adjustment which was asked in exam. Of course, I can't expect the student to get this in first go. तभी तो 14 में से 14 इस क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। वो ICI की आदत है, मैं बोला थोड़ा बफर लेकर चलेगा, थोड़ी चीज़ें नए पूछेगा, यू कांट स्कोल्ड देम ऑन दैट। ठीक है, क्योंकि किताब में भी नहीं था, कहीं था ही नहीं ये चीज़, बट पूछा इन्होंने। ठीक है, तो अभी सीख लिया ना, ध्यान रखना। तो जो अपन हेल्ड नहीं करते वो एनसीआई हेल्ड करेगा, वो एनसीआई में जाके ऐड हो जाएगा। पता है मैंने एक लाइन छुड़ा रखी थी एनसीआई में, जाके लिखना प्लीज इधर, ऐड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सब्सिडरी 37,50,000। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये नया एडजस्टमेंट था पूरा, दिस वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो लाइबिलिटी कम ऑलरेडी मैंने कर दी, इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट से कम कर दिया। लॉस ऑन कैंसिलेशन या रिकॉर्ड कर लूँ क्या? लेस लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 21,50,000। सो 21 31 था, 31,50,000, सॉरी 31,50,000। ये सब का टेंशन मत लेना,
ये क्वेश्चन को एक बार लिख के करोगे ना बहुत इजी हो जाएगा। अभी तो आप मेरे साथ कर रहे हो, बहुत सारी न्यू चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा रहेगा, बट वंस यू डू इट ऑन योर ओन इट इज़ अ केक वॉक। टेंशन बिल्कुल ही मत लेना है सब चीज़ों का। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? यस। अच्छा, मैं इसमें एक बात एक्स्ट्रा करूँ क्या? एक बात एक्स्ट्रा करता हूँ, सुनना। ये तो प्रेफरेंशियल इक्विटी वाला था। व्हाट इफ द प्रेफरेंशियल वाज अ लाइबिलिटी? तो जो ट्रीटमेंट डिवेंचर के लिए होता है ना कैंसिलेशन पे, उतना ही करने का। इसका मतलब सिर्फ कैंसिलेशन वाला एंट्री आता, एनसीआई में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वापस से, अगर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी होता तो सिर्फ ये वाला आता, कैंसिल एनसीआई में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक नोट लिखा देता हूं, सुनना। इफ प्रेफरेंस शेयर्स वर लाइबिलिटी देन no need to add to NCI. Only cancellation to be done. मैं देखो अभी आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करके भेज रहा हूँ, ध्यान रखना। इफ प्रेफरेंस शेयर वाज लाइबिलिटी देन नो नीड टू ऐड टू एनसीआई, ओनली कैंसिलेशन टू बी डन। अब हो गया क्वेश्चन, अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। चलो पहले मुझे एनसीआई के ईयर एंड का बैलेंस दे दो फटाफट से। इट वॉज 63 lakhs प्लस 703 125 प्लस 37 lakh 50 107 53 125। ठीक है। अब अच्छा, किसी ने पूछा एनसीआई में सर आपने क्यों ऐड किया? देखो क्या होता है, सब्सिडरी के जो भी कैपिटल या रिजर्व्स होते हैं उसमें एनसीआई का हिस्सा होता है। तो प्रेफरेंस इज लाइक अ इक्विटी ओनली ना अभी अपने इस केस में। तो जो भी इक्विटी होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल लो, बीट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बीट अदर इक्विटी, उसमें एनसीआई का हिस्सा होता है। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर पेरेंट हेल्ड नहीं कर रहा है वो एनसीआई में जाके ऐड हो जाता है। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे अपन बोलते हैं ना कि सब्सिडरी के रिजर्व्स में एनसीआई का हिस्सा है। क्यों रिजर्व में हिस्सा है? क्योंकि वो इक्विटी का पार्ट होता है रिजर्व। सेम प्रेफरेंशियल इक्विटी का पार्ट है, इसलिए वो एनसीआई में ऐड करना है। पूजा, आई होप आपको समझा ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो एनीवेज, अब मैं कंप्लीट कर लूँ क्वेश्चन। अब कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में भाई। एक बार अपन ऊपर ऊपर से देख लेते, कुछ छोड़ा तो नहीं है ना अपन ने? नहीं छोड़ा है। चलो अब बैलेंस शीट बनाएंगे, इसको रफा दफा करेंगे फटाफट से। अच्छा ध्यान रखना, बैलेंस शीट बनाते समय अपन एक्सक्लूडिंग गुडविल लेंगे। मतलब मैं जो सब्सिडरी वाला गुडविल है उसको आईने से हटा चुका हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, स्टेप 5 का अमाउंट बता दो। राधा ने आंसर किया स्टेप 5 का अमाउंट 3447। नहीं, एक सेकंड चेक करो। 1 crore 20 प्लस 1 crore 95 प्लस 3984 375 प्लस 24 lakhs माइनस 31 lakh 50। हाँ, 3473 के आसपास कुछ आ रहा है क्या? बराबर। अच्छा, इसमें जीबीपी लिख देगा, जीबीपी भी यही लिख दे। अरे हाँ सर, वो भी लिख ही दो ना ताकि भूले नहीं। जीबीपी जो कैपिटल रिजर्व में जाता है। कौन सा वाला लिखे? मैं सेकंड वाला फॉलो कर रहा हूँ। पहला वाला लिखोगे तो भी चलेगा, बट फिर गुडविल भी लिख देना। 32 62 500। 32 62 500 3799 6875। तो एक्चुअली 3 crore 79 lakh 96,875 ऐसा होना चाहिए। परफेक्ट। कोशिश करना बैलेंस शीट खुद से करो। मैं अपना कर रहा हूँ, आप लोग अपना करना। ठीक है, बैलेंस शीट का टैली अमाउंट चाहिए गाइस। आप लोग अपना करो, मैं अपना करूंगा। मैं बनाऊंगा, जिसको तकलीफ है वो कर लो मेरे साथ, बट हो सके तो खुद से करना। ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 March 25। ठीक है, सबसे पहले असेट्स। असेट्स में आएगा नॉन करंट असेट, उसमें सबसे पहला रहेगा आपका पीपीई। इधर ही वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। पीपीई में क्या क्या था अपने पास? 450 lakhs प्लस 248 lakhs माइनस 15 लाख प्लस, याद है एक्सेस डेप, सॉरी सेविंग्स इन डेप 75,000। याद है क्या ये वाला पार्ट? मैं बोलूंगा फेयर वैल्यू लॉस, और ये है आपका सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। उतना ही था ना, 15 लाख और 75,000। यस, तो 450
450 इंटू 1 लाख प्लस 25,000 माइनस 15 lakhs 66 करोड़ 83 लाख 75,000। मज़ा आ गया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कहाँ से देखे आप लोग को करना मेरे साथ ही पड़ेगा। सॉरी, आप क्वेश्चन तो देख नहीं पाओगे। चलो साथ में करो मेरे, फिर इधर आ जाओ। फिर है इंटेंजिबल। जेड का तो गुडविल रहेगा, बस ये वाला हट जाना गुडविल। ठीक है, चलो आ जाओ। बच्चे बोल रहे सर क्वेश्चन तो है नहीं, हम कैसे खुद से कर ले। कोई बात नहीं, मेरे साथ कर लो मेरा बाबू। हाँ। एक ही लिखना 75 lakhs। चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देना गुडविल ऑफ सब्सिडरी एडजस्टेड अगेंस्ट जीबीपी। याद है ना, जीबीपी से एडजस्ट कर लिया था उसको निकालते समय। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट है ना, जेड के इन्वेस्टमेंट में से ये तीन चीज एलिमिनेट होगी। ठीक है, इधर आ जाओ। इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले जो जेड वाला है उसकी बात कर रहा हूं। 375 लैक्स है, इसमें से क्या क्या हटेगा। 155.25 हटेगा, 144 हटेगा और प्रेफरेंस शेयर का इन्वेस्टमेंट 54 हटेगा। ये जेड वाला है। प्लस आर का जो इन्वेस्टमेंट था वो ऐड करना 68। आर का 68। इन्वेस्टमेंट बता दो ना गाइस, कितना आ रहा है इन्वेस्टमेंट। 375 माइनस 155.25 माइनस 144 माइनस 54 प्लस 68, 89.75, 89,75,000। ये इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। ठीक है, चलो। उसके बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री में कुछ है क्या, यूआरपी वगैरह? मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। तो करंट असेट में है इन्वेंट्रीज। सीधा सीधा बोल दो 75 लैक्स प्लस 75 लैक्स 1,50,00,000। ट्रेड रिसीवेबल्स, याद है उसमें मेरे ख्याल से है ना, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बिल्स वाला पार्ट, जो आपस का 4 लाख का गुलू गुलू उन लोग का। ट्रेड के अंदर ही डेटर्स भी और बिल्स रिसीवेबल भी है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा 110 लैक्स प्लस 120 लैक्स माइनस 4 लैक्स इंटर कंपनी। सीएफएस में इंटर कंपनी पूछ ही लेते हैं, उनका फेवरेट है। तो दिस विल गिव मी 2,26,00,000। उसके अलावा सीसीई, सीसीई में आई डोंट थिंक देर इज एनी एडजस्टमेंट, जस्ट ऐड कर देना 85 प्लस 135। ₹2,20,00,000। टैली अमाउंट बाद में निकालना, लास्ट में करते हैं अपन टैली। फिर आएगा अपना इक्विटी एंड लाइबिलिटी बराबर। उसमें पहला आएगा इक्विटी। इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान रखना ओनली किसका लिखेंगे, जेड लिमिटेड का, पेरेंट का। अदर इक्विटी स्टेप 5 से मिलेगा और एनसीआई स्टेप 3 बी से मिलेगा। ठीक है, तो कैपिटल कितना है इसका भाई का, 720 है जेड का। अदर इक्विटी हमने निकाल रखा है, कितना आया था, 379,96,875। 3,79,96,875। फिर एनसीआई कितना आया था,
1,753,125, 1,753,125 परफेक्ट बराबर। उसके बाद अपना है करंट लाइबिलिटीज, उसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोला हुआ है, बैंक ओडी, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस ऐड कर देना 45 + 30 75 लाख। फिर है ट्रेड पेबल, बस इंटर कंपनी माइनस कर देना, बाकी सब सेम है 90 + 76 -4, ये 4 का है इंटर कंपनी, तो मेरे ख्याल से 1,62 लाख आएगा। कितना टोटल आ रहा है भाई, करके देखो जरा, टैली होता है क्या, करूँ एक बार। 683,75 + 75 लाख + 89,75 + 150 + 226 + 2, भाई साहब 144, सॉरी 14,44,50,000, 14,44,50,000, ये भी चेक करते। 720 1 2 3 + 3 799 6875 + 107 53 125 + 2 3 + 162 1 2 3 परफेक्ट भाई, टैली हो गया, मजा आ गया। 14,44,50,000, कितना कुछ था ना इसके अंदर, मज़ा ही आ गया। मैं आपको एक बार है ना एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की समरी दे दूं, आपको लगता रहेगा ना सर ये कितना बढ़िया क्वेश्चन था। मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आप लिख देना प्लीज़। इंपॉर्टेंट, इसमें ऑल्टरनेटिव वेज पॉसिबल है, ध्यान रखना। कैलकुलेटर शर्मा गया बोलता है इतना बड़ा चलो ठीक है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स क्या है सुनना। सबसे पहला जो मुझे लगता है वो है प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर, ठीक है। दूसरा आपका है प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, ये नया नहीं है बट इट इज़ अ गुड पार्ट, प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा डिविडेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपके लिए डिविडेंड समराइज किया ना इस क्वेश्चन में, उससे आपके लिए पूरे CFS में कभी भी डिविडेंड का एडजस्टमेंट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो डिविडेंड वाज गुड। चौथा था ये PPE का फेयर वैल्यू लॉस, मैं बोलूंगा ना फेयर वैल्यू लॉस गिवन ऑन 1 अक्टूबर, ये मज़ेदार था, ठीक है। और देख लूँ मैं, तो अपने प्रीवियसली हेल्ड का बात कर लिया, ठीक है, वो गेन वेन तो रिकॉर्ड करना अपने को आता है, डिविडेंड का अपन ने बात कर लिया, प्रेफरेंस शेयर्स का अपन ने बात कर लिया, एक और था ना, INA से गुडविल को हटा दिया अपन ने, INA एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ सब्सिडरी, ये जो लिया अपन ने। देखो समरी लिखने से क्या होता है, अपने को समझता है कि अपन इसमें नया क्या सीखा, ठीक है। चलो तो आई होप दिस क्वेश्चन वाज हेल्पफुल। देखो एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन है ना, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, सर ये तो एग्जाम में करने में बहुत टाइम जाएगा ना, तो एग्जाम में यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आप इसको पहले नहीं उठाओ, लास्ट में उठाओ, क्योंकि वैसे ही अपने को आधी चीजें आती नहीं होगी एग्जाम के अंदर इसको लेकर, ठीक है। तो जब लास्ट में उठाओगे तो जितना टाइम बचा है उसमें जो आता है वो कर पाओगे, तो वही है 14 में से 5 6 7 मार्क निकाल पाओगे, तो बेस्ट है ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। एनीवेज बट ऑफकोर्स जो अभी करके जा रहा है और फ्यूचर में एग्जाम में आएगा, तो यू शुड बी ब्रेव इनफ टू अटेम्प्ट एंड डू इट ऑन योर ओन, ऑफकोर्स पहले मत अटेम्प्ट करना है इसको, ठीक है। चलो तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, मैंने अपना बेस्ट किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन आपको बस एक बार खुद तो रिवाइज करना पड़ेगा यार, ठीक है। प्लीज़ एक बार रिवाइज करना ही करना, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे पूरा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। और हो सके तो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना, इसको तो लिख के प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। चलो तो इसी बात पे लूंगा अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।